डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन का। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के लेक्चर की इस सीरीज में ठीक है हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है मैं आपको एक बार बता दूँ ठीक है कि इसका जो हमने फिजिकल डिवीज़न किया था मध्य प्रदेश का, ठीक है 3 भागों में किया था। एक तो किया था मध्य उच्च भूमि, है ना, मध्य उच्च भूमि। सेकंड हमने दोस्तों किया था सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ठीक है। और तीसरा किया था दोस्तों पूर्व का पठार, है ना, पूर्वी पठार, जिसके अंतर्गत क्या है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों मध्य उच्च भूमि, ठीक है, जो पहला हमारा डिवीज़न था इसके अंतर्गत हमने 5 पॉइंट देखे थे, है ना। पहला देखा था मालवा का पठार देखा था, मालवा प्लेट्यू देखा था, ठीक है। इसके अलावा मध्य भारत का पठार देखा था, ठीक है, मध्य भारत का पठार देखा था। इसके अलावा बुंदेलखंड का पठार देखा था, ठीक है। इसके अलावा रीवा पन्ना का पठार देखा था, ठीक है। और एक देखा था नर्मदा घाटी, ठीक है, नर्मदा घाटी या फिर नर्मदा सोन घाटी। तो ये 5 पॉइंट हमने कवर किए दोस्तों, जो हमने पहला डिवीज़न किया था, ठीक है, मध्य उच्च भूमि। इसके अंतर्गत जो ये 5 पॉइंट है ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, 2 लेक्चर में। तो 2 लेक्चर में ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये आज हम पॉइंट कवर करेंगे, एक तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और एक पूर्वी पठार, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आज हम कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। यदि दोस्तों आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं ना ये वाले, तो आप प्लीज़ जाके पहले वो देख लीजिए, तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास, है ना। आज का हमारा पहला टॉपिक है जो है वो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी यह हमारा दूसरा डिवीज़न था, ठीक है। तो सबसे पहले मैप में हम चलते हैं, मैप में देख लेते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी वाला जो एरिया है पूरा, है ना, कहाँ पर है। तो ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये नर्मदा सोन घाटी है ना, नर्मदा सोन घाटी या फिर नर्मदा घाटी, ठीक है। तो इसी के पैरेलल दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर ये देखिए, ये वाला जो पूरा भाग आपको दिख रहा है दक्षिण में, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिण में ये पूरी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया ये वाला। तो अब हम यहाँ एक एक करके पॉइंट कवर करते हैं। तो यदि हम दोस्तों बात करें एरिया, इसका एरिया कितना है ना, क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो 34,000 किलोमीटर, 34,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 34,000 वर्ग किलोमीटर ये पूरा जो एरिया है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का, ठीक है, इसका एरिया है। और ये लगभग दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का 11% भाग कवर करता है ना। ये जो मैं डाटा लगवा रहा हूँ कितना % भाग कवर करता है और कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कवर करता है, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, खासतौर पर MPPSC वाले, ठीक है, क्योंकि कभी लिखने को आ गया जैसे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी या फिर कोई भी डिवीज़न लिखने को आ गया तो आप ये सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो एरिया मैंने बता दिया। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें इसके शहर कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत मुख्यतः, ठीक है। तो यदि दोस्तों मैं इसके अंतर्गत आने वाले शहरों की बात करूँ तो ठीक है, बालाघाट, ठीक है, छिंदवाड़ा, ठीक है, बैतूल, ठीक है, इसके अलावा खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, ठीक है, अलीराजपुर। तो ये सारे दोस्तों शहर मुख्य शहर इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। हरदा, होशंगाबाद भी आ जाएंगे इसमें, हरदा, होशंगाबाद, ठीक है। तो ये सारे शहर इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। सारे शहर यहाँ कहीं पर स्थित हैं, आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था ये जो अब आप जब भी ये टॉपिक पढ़ें, ठीक है, तो इसका फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप अच्छे से रीड कर लें और सामने रखकर पढ़ाई करें, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ये हो गई शहर की बात और ये हो गया एरिया। इसका हम निर्माण देख लेते हैं दोस्तों, इसका निर्माण कब हुआ है ना। इसका निर्माण मतलब किस प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, किन चट्टानों के अपक्षापर्दन के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो यदि बात करें दोस्तों तो दक्कन ट्रैप, है ना, जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्कियन, है ना,
आर्कियन प्रकार की चट्टान है और धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ वाली चट्टान है। इन चट्टानों के अपर्दन के द्वारा, ठीक है, इस क्षेत्र का निर्माण हुआ, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। दक्कन ट्रैप आर्कियन चट्टान है, आर्कियन प्रकार की चट्टान है, ठीक है, और धारवाड़। ये आपको पता होगा, यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा दक्कन ट्रैप, ठीक है। दक्कन ट्रैप खासतौर पर जो महाराष्ट्र मालवा में पाई जाती है, ठीक है, काली मिट्टी का क्षेत्र होता है, ठीक है, इसमें बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन यदि चट्टानें बोले तो सबसे पुरानी चट्टानें पाई होती हैं, ठीक है। धारवाड़ यदि बोलें तो धारवाड़ ये खनिज की दृष्टि से बहुत ही संपन्न होती हैं, ठीक है। तो इन चट्टानों के अपक्षयपर्दन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अब यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है ना, मिट्टी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर काली, ठीक है, और लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी विशेष तौर पर पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए अब यदि आप यहाँ पे पश्चिम एरिया में देखेंगे तो मुख्यतः आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मालवा से लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ हमने नर्मदा सोन घाटी में भी देखा था, इसके पश्चिम में भी काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके बाद एक और कारण दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र लगा हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र भी पूरा दक्कन ट्रैप से बना हुआ है, ठीक है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो कुछ भी चीज़ आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि ये वाला एरिया है तो यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र है, और ये वाला जो एरिया है इसका पूर्व वाला ये लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, हम इसकी फसलें देख लेते हैं, फसलें कौन कौन सी होती हैं यहाँ पर, ठीक है। फसल की बात कर लेते हैं। तो फसल में दोस्तों पूर्व की बात करेंगे, है ना, तो पूर्व में होगी चावल, ठीक है, ज्वार, मक्का, ठीक है। मुख्यतः ये 3 फसल होती हैं। यदि हम पश्चिम की बात करें, यदि हम यहाँ पश्चिम की बात करें तो गेहूँ, कपास, ठीक है, जो काली मिट्टी में मुख्यतः फसल होती हैं वही होंगे ना, गेहूं, कपास, सोयाबीन, ठीक है। देखिए थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। जब मैंने आपको मालवा पढ़ाया था दोस्तों, है ना, ये मालवा वाला एरिया है, तो मैंने बताया था बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र और काली मिट्टी का क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। तो जो काली मिट्टी में मुख्यतः फसलें होती हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, गेहूँ हो गया, कपास हो गया, तो वो यहाँ पर होती हैं, ठीक है। ऐसे ही है, जब हमने नर्मदा सोन घाटी पढ़ा था तो इसमें भी देखा था, जिसका पश्चिमी भाग है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, यहाँ भी हमने वही फसलें देखी थी। इसी प्रकार से इसी के पैरेलल ये सतपुड़ा श्रेणीकाल श्रेणी है, ठीक है। तो इसके पूर्व में भी काली मिट्टी का क्षेत्र है, पश्चिम में, ठीक है। और यही गेहूँ, कपास, सोयाबीन इसी प्रकार की फसलें होती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ का टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है, तो यदि दोस्तों हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, है ना, यदि हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें दोस्तों तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहता है, ठीक है। और यदि हम बात करें शीत ऋतु की, है ना, ठंड की, शीत ऋतु की यदि हम बात करें तो 12 से 15 डिग्री, ठीक है, 12 से 15 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर रहता है, ठीक है। गर्मी में 40 डिग्री तक रहता है दोस्तों, और शीत ऋतु में 12 से 15 डिग्री तक रहता है, चूँकि पहाड़ी एरिया है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब यदि हम वर्षा की बात कर लें दोस्तों, इस एरिया में वर्षा कितनी होती है, ठीक है। तो वर्षा की यदि मैं आपको बात करूँ तो 65 से लेकर के 145 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। 65 से लेकर के 145 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस क्षेत्र में। देखिए अब इतना ज़्यादा अंतर इसलिए आ रहा है दोस्तों 65 से 145, क्योंकि ये लंबाई में फैला हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहाँ ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है, और पश्चिमी में कम होगी, इसलिए ये इतना अंतर आ रहा है 65 से 145, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी। अब इसकी यदि मैं बात करूँ दोस्तों, ठीक है, जो हमारी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है, ठीक है, ये इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है, ठीक है। तो इसकी जो पूर्व में श्रेणी है उसे बोलते हैं राजपीपला श्रेणी, राजपीपला श्रेणी। जो मध्य में दोस्तों भाग है, ठीक है, इसे बोलते हैं महादेव पर्वत, महादेव पर्वत या महादेव श्रेणी, ठीक है। और जो पूर्वी है वो उसे बोलते हैं मेकाल श्रेणी, ठीक है। क्लियर हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ ये सतपुड़ा जो श्रेणी है, ठीक है, इसके पूर्वी भाग को या फिर पूर्व में जो पर्वत श्रृंखला है उसे बोलते हैं राजपीपला श्रेणी, ठीक है। जो मध्य में है उसे बोलते हैं महादेव श्रेणी, और जो पूर्व में है उसे मेकाल श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारी सतपुड़ा श्रेणी फैली हुई है, ठीक है। अब देखिए महादेव में ही क्या है, महादेव श्रेणी जो कि पचमढ़ी के अंतर्गत आती है, ठीक है। धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है जो कि किस में है, महादेव पर्वत में है, ठीक है। 1350 इसकी हाइट है, अकवा याद रखना, 1350 मीटर,
ठीक है। इसके अलावा मेकाल श्रेणी में आप जाएंगे दोस्तों अमरकंटक, है ना, अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा सोन जैसी नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, ये दो नदी आपको याद रखना है। अमरकंटक की हाइट कितनी है? 1064 मीटर। ठीक है, तो ये बात एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। देखिए मैंने बताया जो सतपुड़ा श्रेणी जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ये वाला क्षेत्र पूरा, ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है, किसके? नर्मदा सोन घाटी के समांतर पूर्व से पश्चिम में फैली हुई है। यदि इसकी हम पूर्वी श्रेणी की बात करें तो इसे बोलते हैं राजपीपला श्रेणी। मध्य श्रेणी की बात करें तो यह है महादेव पर्वत या महादेव श्रेणी। ठीक है, इसके अलावा ये जो पूर्वी भाग की बात करें तो मेकाल श्रेणी, इसी में अमरकंटक स्थित है जहाँ से नर्मदा सोन महानदी वगैरह निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें हो गई, और क्या बचा है इसमें? फसलें हो गई। ठीक है, अब हम नदियों की बात कर लेते हैं, नदियाँ कौन कौन सी यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, नदियों की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। नदियाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, नदियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए एक तो नर्मदा निकलती है, ठीक है, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। इसके अलावा ताप्ती निकलती है, ताप्ती आपको पता होगा बैतूल मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, इसी श्रृंखला से निकलती है, इसी श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा एक निकलती है वर्धा नदी, है ना, जो कि महाराष्ट्र चली जाती है साउथ में, यहीं से निकलती है और साउथ में महाराष्ट्र चली जाती है वर्धा। ठीक है, ये वर्धन पर्वत से निकलती है, एक बात याद रखना आपको। हालांकि जब हम ये नदियों के बारे में डिटेल में अभी चर्चा करेंगे बाद में, जस्ट मैंने बता दिया नर्मदा, ताप्ती और वर्धा। ठीक है, ये मुख्यतः यहाँ की नदियाँ हैं। और ये भी पता होगा आपको, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो भ्रंश घाटी में बहती हैं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, ये सब हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इतनी ही चीज़ें थी इसके अंतर्गत, है ना। एक बार हम इसका रिविज़न करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम हमारा जो लास्ट इसका बचा है बघेलखंड का पठार, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए नर्मदा घाटी के समांतर पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर फैली हुई है। ठीक है, ये आपको जैसे दिख रहा है मैप में, ये नर्मदा घाटी है, ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है। ठीक है, इसका एरिया दोस्तों 34,000 वर्ग किलोमीटर में है और संपूर्ण हमारे जो मध्य प्रदेश है उसका 11% भाग कवर करता है ना, 11% भाग कवर करता है। अब यदि हम शहर की बात करें तो ये देखिए जितने भी शहर दोस्तों मैंने लिखे हैं सब यहाँ पर बसे हुए हैं। ठीक है, आप मैप में देख लेना एग्जैक्ट लोकेशन, खंडवा, खरगोन, ठीक है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सब यहीं पे बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोकेशन में देख लेंगे तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, ठीक है, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर, हरदा और होशंगाबाद। ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना मैप में। मैप से क्या आप मैप में एग्जैक्ट लोकेशन देख लेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर भी होंगी। ठीक है, इसके बाद हमने निर्माण देखा दोस्तों, तो डक्कन ट्रैप, आर्कियन जो प्रकार की चट्टानें और धारवाड़ चट्टानें, ठीक है, इनके अपर्दन के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। मतलब इस क्षेत्र में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम मिट्टी की बात करें दोस्तों तो काली और लाल पीली, यदि हम बात करेंगे कहाँ पे, इसके वेस्ट में, है ना, पश्चिम में तो काली मिट्टी पाई जाएगी और ईस्ट में लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने फसल बताया आपको पूर्व में। देखिए अब चूंकि पूर्व में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है तो लाल पीली मिट्टी के अकॉर्डिंग ही फसल होंगी, चावल, ज्वार, मक्का। ठीक है, काली मिट्टी में कौन कौन सी होती है? कपास, सोयाबीन, गेहूँ वगैरह। ठीक है, तो वो पश्चिम में इस प्रकार से हो रही हैं, तो एक दूसरे से रिलेट करके पड़ी है। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर मैंने बताया ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में 40 डिग्री तक जाता है और ठंडी में 12 से 15 डिग्री तक जाता है। ठीक है, वर्षा की मैंने बात की 65 से लेकर 145 सेंटीमीटर तक अच्छी वर्षा होती है। ठीक है, धूपगढ़ इसके बाद मैंने आपको ये बताया। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर ये पूरी श्रृंखला फैली हुई है। जो पूर्वी इसकी पहाड़ी है उसे बोलते हैं राजपीपला श्रेणी, मध्य भाग जो है इसको उसे बोलते हैं महादेव श्रेणी और जो इसका पूर्वी भाग है उसे बोलते हैं मेकाल श्रेणी। ठीक है, इसी में दोस्तों यदि हम महादेव की बात करें जो बीच वाली इसकी श्रेणी है, ठीक है, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है ये पचमढ़ी। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर। ठीक है, और यदि आप चलेंगे पूर्व में मेकाल श्रेणी में तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक जहाँ से नर्मदा, सोन महानदी आदि निकलती हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 1064 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ठीक है, ये हमने लगभग जो महत्वपूर्ण सारे फैक्ट यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा फिजिकल डिवीज़न था इसका लास्ट हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, उस पर चलते हैं। पूर्वी पठार जो हमारा तीसरा डिवीज़न था, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा ये वाला जो पूरा टॉपिक है, ठीक है, भौगोलिक विभाजन वाला, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट हमारा डिवीज़न है तीसरा जो हमने किया था। ठीक है, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का
पठार, ठीक है। इसे पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी पठार। मैं पहले आपको मैप में लोकेशन बता दूं, है ना। यहाँ पे देखिए ये वाला भाग है जो पूरा, ठीक है, ये वाला आपको भाग दिख रहा होगा, इससे बोलते हैं बघेलखंड का पठार, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसका एरिया देख लेते हैं ना, एरिया कितना है इसका, ठीक है। यदि एरिया की बात करें दोस्तों तो लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है ना, 25,000 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश का 7% कवर करता है, ठीक है। 25,000 वर्ग किलोमीटर है, हमारे मध्य प्रदेश का 7% भाग कवर करता है। यदि हम बात करें शहरों की दोस्तों, है ना, तो कौन कौन से शहर आते हैं मुख्यतः, पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सीधी, ठीक है, सिंगरौली, ठीक है, शहडोल, सीधी सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, उमरिया और अनूपपुर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया था, आप मुझे ये बताइए कि जो हमारा सिंगरौली बना था सीधी से कट के, ठीक है, इस सिंगरौली कौन सा जिला था, मतलब किस नंबर का जिला बना था और कब बना था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है हमारे मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन, ठीक है। तो आप यदि मेरे प्रीवियस लेक्चर देखें हैं और यदि आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गई शहर की बात, ये हो गई एरिया की बात। अब हम इसका निर्माण देख लेते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मुख्यतः गोंडवाना प्रकार की चट्टानें, ठीक है, गोंडवाना, ठीक है। इसके अलावा विंध्यन चट्टानें, विंध्यन प्रकार की चट्टानें, ये दो मुख्यतः चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा जो गोंडवाना चट्टानें होती हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, कोयले के लिए, ठीक है, और विंध्यन चट्टानें ये चूने के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा जो ये सिंगरौली है, ठीक है, सीधी सिंगरौली है, यहाँ पर स्थित है ये सीधी सिंगरौली, सबसे पूर्वी जिला है हमारा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा देखा जाए तो कोयला, इसे ऊर्जा राजधानी भी बोला जाता है, ठीक है, कोयला बहुत ज़्यादा होता है यहाँ, तो यही कारण है यहाँ पर गोंडवाना प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे कोयले का प्रोडक्शन बहुत होता है, ठीक है। तो कोयला, गोंडवाना और विंध्यन चट्टानों के अपरदन के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, मिट्टी देख लेते हैं। मिट्टी बोलेंगे तो लाल, पीली और बालुई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा चैप्टर होगा वो मिट्टी से रिलेटेड होगा, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो हम डिटेल में वहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लाल, पीली और बालुई मिट्टी यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। ये तो हो गई मिट्टी की बात। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे ऊँची चोटी कौन सी है ना, यहाँ की सबसे ऊँची चोटी है देवगढ़ की चोटी, ठीक है, देवगढ़ की चोटी, ये आपको याद रखना। जो मुख्य जहाँ पर चोटियाँ हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हमने मालवा में पढ़ा था, बुंदेलखंड में पढ़ा था, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देवगढ़ की चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 1020 मीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो अभी तक हमने मुख्य चोटी पढ़ ली हैं, जैसे हमने मालवा में एक पढ़ी थी, बुंदेलखंड में पढ़ी थी, ठीक है, धूपगढ़ पढ़ ली, अमरकंटक पढ़ ली, ये 2, 4, 5 चोटी आपको याद में रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ये हो गई चोटी की बात। इसके बाद दोस्तों हम चलें, ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं वर्षा कितनी होती है। तो वर्षा की यदि बात करो तो दोस्तों चूँकि ये पूर्व में स्थित है तो अच्छी खासी वर्षा प्राप्त करता है, लगभग 125 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है ये वाला हेक्टेयर, ठीक है। देखिए आपको पता होगा जो हमारे मध्य प्रदेश का पूर्वी एरिया है यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, और पश्चिम एरिया में कम वर्षा होती है, ठीक है। तो पूर्वी एरिया में इसलिए 125 सेंटीमीटर लगभग यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। टेम्परेचर की यदि हम बात करें दोस्तों, ठीक है, टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो 40 से 42 ये रहता है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। और शीत ऋतु की यदि हम बात करें दोस्तों तो 10 से 12, ठीक है। गर्मी में रहता है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ठंड में रहता है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तो हो गई टेम्परेचर की बात, ठीक है। और क्या बचा दोस्तों यहाँ पर, नदियाँ है ना, नदियों की यदि हम बात करें तो सोन, जोहिला, ठीक है, सोन, जोहिला और एक और कौन सी नदी है, रेहंद, है ना। तो ये यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं, सोन हो गई, जोहिला हो गई, रेहंद हो गई, मुख्य नदी है यहाँ पर, ठीक है।
यदि हम बात करें जलवायु की तो यहाँ पे मानसूनी जलवायु है, ठीक है, अच्छी खासी वर्षा होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की बोली की बात करें दोस्तों तो यहाँ बघेली बोली बोली जाती है, ठीक है, बघेली और कुछ कुछ भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी भी चलती है बोली की यदि हम बात करें, ठीक है, बघेली और भोजपुरी। और क्या बचा दोस्तों, मिट्टी हो गई, चोटी हो गई, वर्षा हो गई, टेम्परेचर, नदियाँ, है ना। और क्या पॉइंट बचा यहाँ पर, ठीक है। एक और पॉइंट है दोस्तों, जो कर्क रेखा मैंने आपको बताया था जब, ठीक है, सामान्य परिचय पढ़ाया था, तो यहाँ से बीच से निकलती है बिल्कुल हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो देखिए ये चूँकि जो हमारा ये बघेलखंड का पठार है या पूर्वी पठार है, ये भी इस प्रकार से स्थित है, इसलिए जो कर्क रेखा है इसके बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, कर्क रेखा है जो मध्य से होकर गुजरती है बघेलखंड के पठार से, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा बघेलखंड का पठार, है ना। लगभग सारे पॉइंट यहाँ पर कवर हो गए, ठीक है। एक और पॉइंट मैंने आपको बताया दिया कोई, जो यहाँ पर सोहागपुर क्षेत्र सबसे ज़्यादा कोयले वाला, ठीक है, वो यहीं पर है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र, ठीक है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र, ये हमारे एमपी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, सोहागपुर क्षेत्र कोयला क्षेत्र, ठीक है, इसी पठार के अंतर्गत स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके अंतर्गत, ठीक है, लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, ठीक है। तो यदि हम फसलों की बात करें, फसल रह गई दोस्तों, है ना, फसलों की यदि हम बात करें तो फसलें वही पाई जाएंगी, चावल, ठीक है, ज्वार, मक्का, ठीक है, यही सारी फसलें पाई जाती हैं जो लाल पीली मिट्टी में पाई जाएंगी, ठीक है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद आज का हम जो हमारा टॉपिक है उसे ख़त्म करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया दोस्तों बघेलखंड का पठार पड़ रहा है, जो हमारा तीसरा डिवीज़न था, ठीक है, या फिर इसे पूर्वी पठार भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एरिया है 25,000 वर्ग किलोमीटर, संपूर्ण मध्य प्रदेश का 7% भाग कवर करता है, ठीक है। शहरों की बात करें तो सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, ये सारे ज़िले कवर करता है, ठीक है। हम बात करें इसके चट्टानों की तो गोंडवाना चट्टानें और विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना चट्टानें आपको पता होगा कोयले के लिए फेमस है, ठीक है, विंध्यन चूने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यदि मिट्टी की बात करूँ दोस्तों, लाल पीली बालुई मिट्टी यहाँ पे मिलती है। चोटी की बात करूँ तो देवगढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, 1020 मीटर ऊंची हाइट है इसकी, ठीक है। वर्षा की बात करें तो अच्छी खासी वर्षा होती है, 125 सेंटीमीटर, चूँकि ये पूर्व में स्थित है ना, और हमारे मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। टेम्परेचर की बात करूँ तो 40 से 42 गर्मी में रहता है और 10 से 12 डिग्री सेल्सियस ठंड में रहता है इसका टेम्परेचर, ठीक है। नदियों की बात करूँ तो सोन, जोहिला, रेहंद यहाँ की प्रमुख नदी है दोस्तों। इसके अलावा सोहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश का, यहीं स्थित है। बोली की बात करूँ तो बघेली, भोजपुरी यहाँ की बोलियाँ हैं। कर्क रेखा इसके बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती हैं। तो ये था दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीज़न ऑफ मध्य प्रदेश। आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये चैप्टर आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 3 क्लासों में हमने कंप्लीट किया। इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ठीक है, मैंने आपको आसान भाषा में, ठीक है, अच्छे फैक्ट लाने की कोशिश की है और अच्छे से समझाया है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। इसके बावजूद यदि आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको आज का वीडियो या फिर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और एक कमेंट मार दें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।